Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 2 दिन बाद देश आज़ादी का 78वां साल मनाएगा। अगस्त 1947 वो साल था जब लोगों ने आज़ाद सांस ली थी। लेकिन आज़ादी से कुछ दिन पहले देश में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसे भारतीय इतिहास में टर्निंग पॉइंट की तरह देखा जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। अब इस बात पर थोड़ा और जोर दिया जाए तो 200 सालों की गुलामी के बाद देश में ऐसा क्या हुआ, कैसा माहौल था, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। ये वो दौर था जब देश बंटवारे की आग में झुलस रहा था। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय के लोग अपने सुरक्षित भविष्य की तलाश में बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। यही वो दौर था जब लाखों लोग भारत से पाकिस्तान आ जा रहे थे। अब भारत में रह रही मुस्लिम महिलाएं जीवन में अमन चैन चाहती थी, इसीलिए वो 13 अगस्त को नई दिल्ली से पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन में बैठ गईं। ये वही महिलाएं थीं जो नए सिरे से जीवन जीने का सपना लेकर पाकिस्तान की ओर कदम बढ़ा रही थी। ये वो नज़ारा था जिसे जिसने देखा उसका दिल भर आया, क्योंकि इस नज़ारे में था बिछड़ने का गम और अपनों से मिलने की आस। उस वक्त पाकिस्तान से हिंदुओं को भारत भेजा जा रहा था। देश में बंटवारे की आग सुलग रही थी। जगह जगह दंगे हो रहे थे। लोग एक दूसरे को मारने काटने पर आतुर थे। पाकिस्तान से जो ट्रेन भारत आ रही थी उसकी बोगियां लाशों से खचाखच थी। ये वो मंजर था जब देश की धरती लाल रंग से सनी हुई थी। और क्योंकि आग बंटवारे के साथ साथ बदले की भी भड़क उठी थी, तो इधर हिंदुस्तान में मुसलमानों को भी निशाना बना गया था और ना जाने कितने ही हिंदू और मुसलमान अपनी जान गंवा चुके थे। यही वो दौर भी था जब देश सबसे बड़े विस्थापन का दर्द झेल रहा था। बंटवारे के 50 से 60 दिनों के अंदर अंदर लाखों लोग अपनी जमीन, जायदाद, दुकानें और संपत्ति छोड़कर हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने जाने लगे। असल में ये वो दर्द है जिसे शायद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उस वक्त के आंकड़े देखे जाएं तो उस दौर में करीब 1,45,00,000 लोग विस्थापित हुए थे। 1951 में जब जनगणना हुई तो पता चला कि बंटवारे के बाद करीब 72,26,000 मुसलमान हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले गए और करीब 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान चले आए। लेकिन यही मुस्लिम समुदाय के लोगों को एक खुशी मिल गई। खुशी की वजह थी 14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी का दिन मुकर्रर होना। यही वो दौर भी था जब दिल्ली और मॉस्को में संयुक्त रूप से राजनयिक मिशनों की घोषणा हो गई। सोवियत संघ और भारत की सरकारों ने संयुक्त रूप से एक दूसरे की राजधानियों दिल्ली और मॉस्को में ऑफिशियल मिशन एस्टैब्लिश करने के अपने इरादे की घोषणा कर दी। ये फैसला सोवियत संघ की भारत की राष्ट्रीय स्वतंत्रता की खोज में मदद करने में कमिटमेंट का एक नेचुरल प्रोसेस था और इसने भारत की सोवरेनिटी को मजबूत करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। 1955 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जून में सोवियत संघ के ऑफिशियल दौरे पर गए। ये दौरा दोनों देशों के बीच दोस्ती को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम था। बाद में उसी साल 1955 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के पहले सचिव निकिता खुर्शेव भारत आए। इस यात्रा ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा कर दिया। इस रिश्ते की खास बात राजनीतिक सहयोग, आर्थिक सहायता और कॉमन इंटरेस्ट रहा था। वैश्विक मामलों में भारत का गुटनिरपेक्ष रुख और भारत की विकास परियोजनाओं के लिए सोवियत संघ का समर्थन इस मजबूत बंधन को बढ़ावा देने में इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। दोस्ती और सहयोग के इस दौरे ने भारत की फॉरेन पॉलिसी और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में इसके रुख को एक शेप दिया था। 1947 में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंत के बाद त्रिपुरा में राजशाही थी और नए भारत में शामिल होने का त्रिपुरा का कोई विचार नहीं था। लेकिन त्रिपुरा की रानी कंचन प्रभा देवी ने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये त्रिपुरा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पल था, क्योंकि इसने नए स्वतंत्र राष्ट्र भारत के साथ एकीकरण के इरादे का संकेत दिया। हालांकि भारत में शामिल होने की पहल 1947 में की गई थी, लेकिन त्रिपुरा औपचारिक रूप से 15 अक्टूबर 1949 को भारतीय संघ में शामिल हुआ था। उस वक्त ये सी कैटेगरी के राज्य के रूप में भारतीय राज्य की संरचना का हिस्सा बन गया। 1956 में त्रिपुरा को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ये प्रशासनिक स्थिति परिवर्तन क्षेत्र के शासन और भारतीय प्रशासनिक ढांचे में इंटीग्रेशन का एक बड़ा कदम था। हालांकि 1972 तक त्रिपुरा को भारतीय संघ के अंदर पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था। इस कदम ने त्रिपुरा को ज़्यादा स्वायत्त और स्वशासन प्रदान किया, जिससे उसे अपनी राज्य सरकार और विधानसभा रखने की इजाज़त मिली। भारत के साथ त्रिपुरा के इंटीग्रेशन का ये सफ़र कई सालों तक चलता रहा, जिसमें डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस, एग्रीमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस को रखा गया था।
लेकिन 1947 में महारानी कंचन प्रभा देवी ने विलय समझौते पर हस्ताक्षर किए और त्रिपुरा भी भारतीय संघ में शामिल हो पाया। एक रियासत से एक केंद्र शासित प्रदेश और फिर एक पूर्ण राज्य के रूप में इसकी प्रोग्रेस भारत की आज़ादी के इस क्षेत्र को कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज और विकास को रिफ्लेक्ट करती है। एक किस्सा और है। उस दौर में हैदराबाद रियासत के इतिहास में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मोमेंट था, जब भारत के प्रमुख नेताओं में से एक उस समय के उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल ने हैदराबाद के आखिरी निज़ाम उस्मान अली खान आसफ जहाँ सेवंत को नए स्वतंत्र भारत में शामिल होने का निमंत्रण भेज दिया। लेकिन निज़ाम तो निज़ाम थे, उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया और इसके बाद 15 अगस्त 1947 को हैदराबाद को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। ये वही दिन था जब भारत को अपनी आज़ादी मिली थी। निज़ाम की आज़ादी की घोषणा की वजह से हैदराबाद और भारतीय सरकार के बीच तनाव पैदा हो गया। बातचीत और कूटनीतिक प्रयास शांतिपूर्ण समाधान निकालने में फेल हो रहे थे और स्थिति बिगड़ती जा रही थी। अब निज़ाम ने मना कर दिया, लेकिन फिर शुरू हुआ ऑपरेशन पोलो, जिसे ऑपरेशन कैटरपिलर के नाम से भी जाना जाता है। यह वही ऑपरेशन था जिसे 1948 में भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया था। ऑपरेशन पोलो का मोटिव मिलिट्री इंटरवेंशन की मदद से हैदराबाद को भारतीय संघ में लाना था। इसमें एक तेज और प्रभावी सैन्य अभियान शामिल था, जो 1948 में 13 से 18 सितंबर तक चला था। मेजर जनरल JN चौधरी के नेतृत्व में भारतीय सशस्त्र बलों को निजाम का समर्थन करने वाले एक निजी मिलिशिया राजकारों के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन इनमें सभी राजकारों को धूल चटा दी गई और हैदराबाद भारतीय संघ में मिल गया। यानी ऑपरेशन पोलो की सफलता के बाद हैदराबाद ऑफिशियली भारतीय संघ में शामिल हो गया। और आखिर में जानिए अगस्त 1951 की एक और बड़ी घटना, जिसे शायद लोगों ने कम ही सुना हो। जी हाँ, ये वो साल था जब भारत ने एविएशन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन सेट किया था। असल में उस वक्त भारत में पहले एयरक्राफ्ट ट्रेनर 2 ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। ये वो अचीवमेंट था जिसने भारत के सेल्फ रेलिएंट एविएशन इंडस्ट्री को डिफाइन किया था। हिंदुस्तान ट्रेनर 2, जिसे अक्सर HT2 के नाम से जाना जाता है, ये एक बेसिक ट्रेनर प्लेन था जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL द्वारा डिज़ाइन किया गया था। असल में ये प्लेन भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना द्वारा नए पायलटों को ट्रेन करने के लिए लाया गया था। HT2 की पहली उड़ान भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इसने देश के घरेलू स्तर पर विमान डिज़ाइन करने और निर्माण करने की क्षमता को प्रदर्शित किया था। ये उपलब्धि भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता और औद्योगिक विकास की आकांक्षाओं का एक सटीक एग्जाम्पल थी, और शायद आज भी। तो ये थे आज़ादी से पहले के कुछ वो किस्से जो आपका जानना बेहद ज़रूरी है। आपको इनमें से कौन सा किस्सा नया लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया।